हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर का एक टॉपिक, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। हालांकि ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर का भी एक टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। लेकिन चूंकि यहाँ हम जो इसको जिस संदर्भ में लेंगे वो है इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है। तो हम पहले थोड़ा सा पार्ट जो है वो फर्स्ट ईयर का रिकवर करते हैं, रिकॉल करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब देखो, हम जब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मली उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा? बाइनरी फिजन। ठीक है, बैक्टीरिया में बहुत कॉमन है बाइनरी फिजन के द्वारा उसमें रिप्रोडक्शन होना, द्विविखंडन जिसको अपन बोलते हैं। और इसी के साथ में अपन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह नहीं होता है, जहां हम देखते हैं कि कम से कम 2 गैमीट बनने चाहिए, दोनों गैमीट में फ्यूजन होता है, ऐसे नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन अर्थ अगर अपन देखें तो उसका मतलब क्या है? जीन के अंदर रिकॉम्बिनेशंस होना, यानी कि जिसमें कुछ जीन जो है फीमेल से या फीमेल गैमेट से और कुछ जीन जो है मेल गैमेट से आते हैं, दोनों फ्यूजन होते हैं, दोनों में रिकॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? केवल और केवल उद्देश्य मात्र इतना है कि जिसमें वेरिएशंस आए। चूँकि बैक्टीरिया में एग्जैक्ट रूप से तो मेल और फीमेल नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इसमें भी वेरिएशंस आवश्यक है और किसी भी जाति की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उसमें विभिन्नताओं का आना अति आवश्यक है। इसी कारण से बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संज्ञा देते हैं। वो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो ये तो था कौन सा? फर्स्ट ईयर का पार्ट, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेशन है जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को अगर अपन हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? आनुवंशिक पुनर्संयोजन। पुनर्संयोजन, पुनः संयोजन होता है आनुवंशिकी का, यानी कि जो उसकी आनुवंशिकी है, जो उसका डीएनए है, जिसके अंदर उसके आनुवंशिक गुण हैं, उसमें पुनः संयोजन होना या नया संयोजन होना, वो क्या कहलाएगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, किसने ये कंसेप्ट दिया? तो हम देख रहे हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 मोड होते हैं बैक्टीरिया में, जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने समझाया था। पहला जो मोड है वो कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण जिसको अपन बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? ट्रांसडक्शन, ठीक है ना, जो कि बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है। कौन सा? ट्रांसडक्शन या पारक्रमण, हिंदी में बोलते हैं उसको पारक्रमण, ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। और तीसरा कौन सा है? कॉन्जुगेशन, हिंदी में बोलते हैं उसको संयुग्मन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेनली वो अपन किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया और ट्रांसफॉर्मेशन की मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। क्योंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए अपन इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, तो अपन इसके 3 वीडियो बनाएंगे अलग अलग। पहला ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, दूसरा ट्रांसडक्शन के ऊपर, और तीसरा किसके ऊपर लेंगे अपन? कॉन्जुगेशन के ऊपर। और तीनों की अपन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी समझाएंगे। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन की या रूपांतरण की। अब रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अपन देखते हैं कि 1926 के अंदर साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उन्होंने न्यूमोनिया के जो कारक बैक्टीरिया था, न्यूमोनिया का कारक कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है? न्यूमोनिया, न्यूमोनियल डिजीज जो है, न्यूमोनिया की डिजीज उसको क्रिएट करता है, उसको उत्पन्न करता है। तो जब उन्होंने इसका डिटेल अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है इसके कम से कम 2-3 तरह के प्रभेद मिलते हैं, स्ट्रेन जिसको अपन बोलते हैं, अलग अलग स्ट्रेन। और वो स्ट्रेन कौन कौन से हैं? इस जो 2 स्ट्रेन, मेनली 2 स्ट्रेन जो है उनमें मेन डिफरेंस तो क्या है कि उसके एक जो स्ट्रेन है उसके ऊपर तो कैप्सूल होता है, इसको अपन कैप्सुलेटेड बोलते हैं, और इस कैप्सूल की वजह से वो कैसा होता है? स्मूथ होता है। इसीलिए इस स्ट्रेन को अपन क्या बोलते हैं? एस स्ट्रेन, ठीक है। और दूसरा कौन सा है स्ट्रेन? जिसके ऊपर कैप्सूल वॉल नहीं होती है, कैप्सूल नहीं होता है,
इसीलिए वो कैसा होता है, रफ होता है, खुरदरा होता है। तो दो तरह के स्ट्रेन थे, रफ या खुरदरे को तो उन्होंने आर स्ट्रेन कहा और स्मूथ को उन्होंने क्या बोला, एस स्ट्रेन बोला। और ये जो आर और एस स्ट्रेन हैं, इनके ऊपर भी सेल वॉल के ऊपर पॉलीसेकेराइड की विभिन्न चेन्स मिलती है, अलग अलग चेन्स मिलती है विभिन्न प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स के। इसके आधार पर वो और प्रकार के डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं 1, 2, 3। तो जो इन्होंने मेनली प्रयोग किया था, अपने प्रयोग के अंदर उपयोग किए थे, वो कौन से थे? एक तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई का R2 प्रभेद या R2 स्ट्रेन, ठीक है ना। अब यहाँ R का मतलब क्या हो गया, रफ। R का मतलब तो है रफ, यानी जिसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, पहला। और दूसरा सेकंड, यानी जिसमें पॉलीसेकेराइड चेन अलग प्रकार की है, सेकंड प्रकार का, ठीक है ना। इसी तरह से एस स्ट्रेन लिया उन्होंने, कौन सा, S3, जो कि स्मूथ प्रकार का है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो अपन ये देखते हैं। जो R स्ट्रेन है वो कैसा होता है, नॉन वायरुलेंट होता है, अनुग्र, अउग्र या अनुग्र। मतलब क्या होता है कि अगर ये संक्रमित भी करता है तो वो उस जीव को, जिसको संक्रमित कर रहा है, उसको मारता नहीं है, उसमें मॉर्टेलिटी रेट नहीं होती। लेकिन जो उसका दूसरा प्रभेद है, कौन सा, S3 जो है, वो जिसके ऊपर कैप्सूल है, वो कैसा होता है, वायरुलेंट होता है, उग्र होता है। और अगर ये प्रभेद किसी को संक्रमित करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने इन दोनों प्रभेदों को लेकर क्या किया, एक प्रयोग किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो नॉन कैप्सुलेटेड थे R2 प्रभेद, उनको उन्होंने स्वस्थ चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। और कुछ समय बाद में देखा कि जो चूहा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चूहा अलाइव रहा, जिंदा रहा, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने जो S3 प्रभेद था, दूसरा वाला प्रभेद S3, जो कि कैसा है, वायरुलेंट है, उग्र प्रकार का है, और उसका जो कैसा है, वो कैप्सुलेटेड है, यानी जिसके ऊपर कैप्सूल होता है, स्मूथ प्रकार का। इस बैक्टीरिया को जब उन्होंने स्वस्थ चूहों के अंदर इंजेक्ट किया तो चूहे कैसे हो गए, मर गए। क्यों? क्योंकि ये कैसे थे, वायरुलेंट थे। अब इससे उनको ये तो पता चल गया कि इसका कौन सा प्रभेद वायरुलेंट है और कौन सा प्रभेद नॉन वायरुलेंट है। नेक्स्ट स्टेज में उन्होंने तो क्या किया, जो इसका वायरुलेंट प्रभेद था या वायरुलेंट स्ट्रेन था, यानी S3 स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, गर्म किया, हीट किया। हीट करने से क्या हो गया, ये बैक्टीरिया मर गए, ठीक है ना। अब इन हीटेड बैक्टीरिया को के साथ में, इन हीटेड बैक्टीरिया को उन्होंने किसके अंदर डाला, इन हीटेड बैक्टीरिया को उन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है। और जैसे ही चूहे के अंदर इन्होंने इंजेक्ट किया, लेकिन कुछ समय बाद में क्या देखा कि चूहा जो है वो अलाइव रहता है, ठीक है। क्या किया इन्होंने कि S3 प्रभेद जो था उसको हीट किया, गर्म किया, और गर्म करने के बाद में क्या किया, उनको वापस क्या डाल दिया, चूहे के अंदर डाल दिया। लेकिन ये चूहा कैसा रहा, जीवित रहा। इसका मतलब गर्म करने के बाद में वो वायरुलेंट नहीं रहा, क्योंकि मर चुके थे बैक्टीरिया। एक और प्रयोग में उन्होंने, अब जो चौथा इसका स्टेप था, इस स्टेप के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो S3 प्रभेद जिनको उसने मार दिया था, जिन बैक्टीरिया को, उन बैक्टीरिया को उन्होंने, बाद में बात करता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, इन प्रभेद को क्या किया उन्होंने, जो S3 प्रभेद थे, उन S3 प्रभेद को क्या किया, R2 जो अलाइव बैक्टीरिया है, जीवित बैक्टीरिया, उन दोनों के साथ में मिक्स कर इनको क्या किया, इंजेक्ट किया चूहे के अंदर। तो कुछ चूहे उसमें से क्या हो गए, मर गए। और जब इन मृत चूहों की उन्होंने ऑटोप्सी की, मृत चूहों से उन्होंने वापस जो बैक्टीरिया थे उनको आइसोलेट किया, उनको ग्रो किया, तो वो बैक्टीरिया उनको कैसे मिले, कुछ जो कॉलोनी कैसी थी, उनमें S3 प्रकार की कॉलोनी थी। तो यहाँ इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि हो न हो जो S3 बैक्टीरिया थे जिनको मार दिया था, उसके अंदर जो कारक थे, वो कारक इनके R2 के अंदर जो नॉन कैप्सुलेटेड थे, उनके DNA के अंदर क्या हो गया, इनकॉर्पोरेटेड हो गया। यानी कि इनका DNA जो था इनके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ,
कि इन R सेकंड के कुछ बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गए, S थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उसमें दोनों स्ट्रेन में डिफरेंस केवल किसका है, कैप्सूल का। एक के अंदर कैप्सूल होता है, एक के अंदर कैप्सूल नहीं होता है। तो मरे हुए बैक्टीरिया का जो किसी कारण से जो डीएनए था, उन डीएनए को R सेकंड के बैक्टीरिया ने क्या किया, अपटेक कर लिया, ले लिया अंदर, और उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गए, S थर्ड प्रकार के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना। लेकिन ये बात कर रहे हैं अपन 1926 की, और जो डीएनए का फर्स्ट मॉडल आया था वो कब दिया था, वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था 1954 के अंदर। ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं कि इसके बाद में, क्योंकि इसकी डिटेल मैकेनिज्म उनको नहीं पता थी, और ये भी नहीं कह सकते थे एग्जैक्टली कि ये डीएनए की वजह से हुआ या प्रोटीन की वजह से हुआ या लिपिड की वजह से, क्योंकि अपन देखते हैं कि किसी जीव के अंदर ये तीनों चीज़ें होती है, प्रोटीन, लिपिड और जेनेटिक जो मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए। ठीक है ना। तो उसके बाद में अपन देखते हैं, ये तो कौन सा प्रयोग था उनका, ग्रिफिथ का प्रयोग था 1926 के अंदर। इसके बाद में इसी प्रयोग को ये सिद्ध करने के लिए कि जो मटेरियल अपटेक किया गया था R सेकंड बैक्टीरिया के द्वारा, वो डीएनए था, प्रोटीन था या लिपिड था या कार्बोहाइड्रेट, क्या था, कौन सा मटेरियल था जिसकी वजह से ये R सेकंड बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गए, S थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो 3 साइंटिस्ट और थे। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्टों का नाम है ओस्वाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियर्ड और मैकलिन मैककार्टी। इन तीनों साइंटिस्टों ने इसी प्रयोग को दोबारा दोहराया और अलग तरीके से 1944 के अंदर, ये तो था 1926 के अंदर, 1944 के अंदर इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इस प्रयोग को दोबारा दोहराया। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया। उन्होंने क्या किया कि जो S थर्ड बैक्टीरिया को जो हीट करके मारा था, ठीक है ना, उसके सॉल्यूशन के अंदर उनके 3 पार्ट बनाए अलग अलग। एक पार्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, लिपिड को अलग कर दिया, केमिकली क्या किया, उसमें से लिपिड को अलग कर दिया। दूसरे पार्ट में से उन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन पार्ट था, उन प्रोटीन पार्ट को पाचित करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम डाल दिए, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन जो है अगर उसमें होगा तो प्रोटीन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तीसरे सैंपल के अंदर क्या किया उन्होंने, डीएनएज एंजाइम डाले, जिससे अगर उस लिक्विड के अंदर मरे हुए बैक्टीरिया का अगर डीएनए होगा तो डीएनए क्या हो जाएगा, पाचित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। 3 सैंपल थे अलग अलग में, एक में प्रोटीन लिपिड को नष्ट कर दिया, एक में प्रोटीन को नष्ट कर दिया, एक में डीएनए को नष्ट कर दिया। अब इन तीनों में से उन्होंने सेम प्रयोग वापस दोहराए, तो जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट क्या था कि लिपिड वाले बैक्टीरिया तो जो थे उनमें कुछ जिसमें लिपिड को नष्ट किया था, लेकिन प्रोटीन और डीएनए मौजूद था, उसमें से कुछ डीएनए जो चूहे थे वो वापस मर गए। इसी तरह से उन्होंने देखा कि जिसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम डाला था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ डीएनए चूहे जो थे वो उनको मृत पाए गए। और तीसरे सैंपल के अंदर जिसमें उन्होंने डीएनए एंजाइम डाला था S थर्ड के साथ में और R सेकंड के साथ में, ये जो तीसरा कॉम्बिनेशन था उसमें क्या डाला था, डीएनए एंजाइम डाला था। तो ऐसी स्थिति में उनको सारे चूहे जो थे वो कैसे मिले, अलाइव मिले, जिंदा मिले। इस प्रयोग से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि R सेकंड प्रभेद के जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या अपटेक किया था, उन्होंने अपटेक किया था S थर्ड के डीएनए को। क्योंकि जो तीसरे सैंपल के अंदर क्या हुआ, डीएनए एंजाइम डालने की वजह से जो मुक्त रूप से नग्न डीएनए था सॉल्यूशन के अंदर, वो तो क्या हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, नष्ट हो गया। इस कारण से R सेकंड बैक्टीरिया उन डीएनए को अपटेक नहीं कर पाया और इनके डीएनए के अंदर रिकॉम्बिनेशन, पुनः संयोजन नहीं हो पाया, नए प्रकार के वापस S थर्ड प्रकार के बैक्टीरिया नहीं बन पाए। तो ये जो प्रयोग किया था ओसवाल्ड यानी एवरी मैक्लियर्ड और मैककार्टी ने 1944 के अंदर, इसके द्वारा ये कंप्लीट रूप से सिद्ध हो गया कि बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन या डीएनए का पुनः संयोजन होता है। और जस्ट लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है कि 2 युग्मकों के अंदर मिलने से नया संयोजन होता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी संज्ञा दी गई है, लेकिन ये एक्चुअल रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे किसकी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। अब ये तो था कि रूपांतरण है क्या या रूपांतरण का मतलब क्या है। अब इसको रूपांतरण क्यों बोला, देखो अपन ने प्रयोग तो समझा, लेकिन इसको रूपांतरण क्यों बोला या ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला, क्योंकि R2 जो था बैक्टीरिया जो कि नॉन वायरुलेंट था, इस नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो रूपांतरित हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, वायरुलेंट बैक्टीरिया या वायरुलेंट स्ट्रेन जो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का, उसमें रूपांतरित हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। और कैसे रूपांतरित हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर जो हीटेड बैक्टीरिया थे, मृत बैक्टीरिया थे, उसका डीएनए जो था किसी प्रकार से R2 बैक्टीरिया के द्वारा या R2 बैक्टीरिया की जो सेल थी उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, अपटेक कर लिया गया और खुद के क्रोमोसोम में उसको क्या दिया, इंटीग्रेट कर दिया, अंदर की तरफ समायोजित कर दिया, जिससे क्या हुआ कि R2 बैक्टीरिया में भी वो गुण आ गए जो कि S3 बैक्टीरिया में थे, यानी कि कैप्सूल बनाने का गुण। और इसी कारण ये बैक्टीरिया अब कैसे हो गए, वायरुलेंट बन गए, ठीक है ना। तो इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, तो इसी को समझने के लिए अपन देखते हैं इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। हालांकि काफ़ी जटिल मैकेनिज्म है जो कि एमएससी का पार्ट है, तो इसको अपन यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बीएससी स्टूडेंट के लिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है। और इसको किसने समझाया, नोटानी एंड सेटलोव ने 1974 के अंदर, नोटानी और सेटलोव ने इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दी कि ये बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक वर्ड है कॉम्पिटेंट, क्या, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में अपन क्या बोलेंगे इसको, कॉम्पिटेंट को सामर्थ्य, है ना। कॉम्पिटेंट या सामर्थ्य का मतलब क्या हो गया कि जो बैक्टीरिया बाहर से या नग्न डीएनए को या सॉल्यूशन के अंदर जो एक्सोजेनस डीएनए है उस डीएनए को अपटेक कर रहा है, वो अपटेक या डीएनए अपटेक किसके ऊपर निर्भर करता है, जो ग्राही कोशिका है, जो रेसिपिएंट कोशिका है, जो कोशिका बाहर से डीएनए को ग्रहण करेगी, वो कोशिका कितनी सामर्थ्यवान है या कितनी कॉम्पिटेंट है, उसके आधार पर होगा कि जो ये कॉम्पिटेंसी है, बैक्टीरिया की जो कॉम्पिटेंसी है, ये भी उसकी एक निश्चित स्टेज के ऊपर, जैसे अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ फेज होती है, जो सिग्मोइड वक्र आता है, सिग्मोइड वक्र अपन देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें लैग फेज, लॉग फेज और वापस लैग फेज आती है, ठीक है ना। तो जो लॉग फेज है उसके आखिरी चरण के अंदर जो लॉग फेज है, जिसमें बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा क्या करता है, ग्रोथ करता है, उस फेज के अंदर बैक्टीरियल कोशिकाएं कैसी होती है, कुछ समय के लिए कॉम्पिटेंट होती है, यानी कि उनके अंदर कॉम्पिटेंट कारक बनते हैं। अभी अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से कॉम्पिटेंट कारक है। उन कारकों की वजह से क्या होता है, डीएनए जो है बाहर के अंदर या एक्सोजीनस कोई डीएनए है उस डीएनए को अपटेक कर सकता है, अंदर की तरफ ले सकता है, तो ये कहलाता है कॉम्पिटेंसी, कि ना। और अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन के अंदर कॉम्पिटेंसी जो है वो अलग अलग होती है और अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। किसी के अंदर लॉग फेज के अंदर ये 7 से 8 मिनट की होती है, किसी में 2 मिनट की कॉम्पिटेंसी ही होती है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये जो कॉम्पिटेंसी है, ये कॉम्पिटेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया यानी स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर, सूटेबल जो कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन उनके ऊपर, और मीडियम के अंदर उपस्थित कुछ आयनों के ऊपर, जैसे कैल्शियम आयन है, उसके अंदर अगर कैल्शियम आयन अच्छी मात्रा में उपस्थित है तो बैक्टीरियल सेल्स जो है वो नए डीएनए को या एक्सोजेनस डीएनए को आसानी से अपटेक करती है, ठीक है ना। यानी कि कैल्शियम की उपस्थिति के अंदर बैक्टीरियल सेल ज़्यादा कॉम्पिटेंट होती है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है। तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के 4 स्टेप हैं। पहला डीएनए बाइंडिंग, दूसरा पेनिट्रेशन, तीसरा सिनेप्सिस और चौथा इंटीग्रेशन। अपन एक एक लेंगे शॉर्ट के अंदर। पहला है कौन सा, डीएनए बाइंडिंग या डीएनए का बाइंड होना। बाहरी जो एक्सोजीनस डीएनए है, ये एक्सोजीनस डीएनए बाइंड कैसे होता है, ये बाइंड होता है
बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं, कॉम्पिटेंट एक्टिवेटिंग प्रोटीन, कॉम्पिटेंट एक्टिवेटर प्रोटीन, CAP, कॉम्पिटेंट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि कब बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंसी जो है वो बढ़ानी है और कब बाहर के DNA को अंदर की तरफ अपटेक करना। इसके अलावा, इन प्रोटीनों के अलावा यहाँ पर अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रोटीन जो है, प्रोटीन चैनल्स जो बाहर से DNA को क्या कर सकते हैं, बाइंड करते हैं, यानी बाइंडिंग प्रोटीन। हालांकि ये प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई सारी सब यूनिटों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इसको अपन प्रोटीन पंप या प्रोटीन चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन चैनल। आप अगर अपन इसको MSc क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है, इनकी सब यूनिट कौन कौन सी है। अभी एक डायग्राम में अपन इसको बताएंगे, थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताएंगे। तो ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है, ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, बाहर के अंदर या बाहर के एनवायरनमेंट में या एक्सोजीनियसली कोई DNA मौजूद है तो उस DNA को बाइंड करती है। सबसे पहले क्या करती है, बाइंड। चूंकि जो DNA है वो नॉर्मली सर्कुलर फॉर्म के अंदर था और सर्कुलर फॉर्म में भी अपने ऊपर लिपटा हुआ था, इसलिए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ये कहाँ आकर बाइंड हो जाता है, इन रिसेप्टर्स के ऊपर। इनको अपन बोलते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग या रिसेप्टर प्रोटीन, जो इनको क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है, ये सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर इसको क्या करेंगे, प्रोटीन को जो DNA है उसको बाइंड करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग को। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, कुछ एंजाइम जो है वो क्रिया कर एक्सोजीनियसली यानी कि बाहर की तरफ क्रिया कर इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को खोल देते हैं, किसमें, सेपरेट कर देते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड कर देते हैं। दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं अपन, जो तीसरा स्टेप है, कुछ और एंजाइम जो है वो इसमें से किसी एक स्ट्रैंड को क्या कर देते हैं, तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर नष्ट कर देते हैं। ये कौन से एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम, अननोन न्यूक्लियस एंजाइम इनको बोला है। कंप्लीटली पता नहीं है कि कैसे ये मैकेनिज्म होती है, कैसे ये क्रिया करते हैं, लेकिन कुछ एक्सोन्यूक्लियस बाहर की तरफ निकलते हैं और वो किसी एक स्ट्रैंड को तो पूर्णतया नष्ट करते हैं, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड को नष्ट नहीं करते हैं। यानी कि अब क्या हो गया, जो एक्सोजीनियसली यानी कि बाहर की तरफ का जो सिंगल स्ट्रैंड था, एक स्ट्रैंड, वो एक स्ट्रैंड बचा रहता है। अब इस एक स्ट्रैंड को कई सारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो चारों तरफ से घेर लेते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि जब इसको इस प्रोटीन चैनल के द्वारा अंदर लिया जाए, बैक्टीरियल सेल के अंदर लिया जाए, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद जो एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम, वो इसको नष्ट नहीं कर दें। इसीलिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के केस के अंदर जो अपन बात कर रहे थे, जो ग्रिफिथ का प्रयोग था, इस केस के अंदर देख लें कि जो एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट है, एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट प्रकार का जो एंजाइम है, वो एंजाइम अंदर की तरफ इसको क्या करता है, ट्रांसलोकेट करने का काम करता है। हालांकि अंदर और भी बहुत सारे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस पूरे पैसेज को या पूरे ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अपन समझ सकते हैं कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को चारों तरफ से घेर कर इसको कहाँ तक लेकर जाते हैं, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम तक, जो इसका मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, रेसिपिएंट बैक्टीरिया का। यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बात है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, बाहर की तरफ जो DNA था वो तो DNA कौन सा था, जो हीट करके अपन ने मार दिया था, जिस बैक्टीरिया को हीट करके मार दिया था, ये उसका DNA है, ठीक है ना। अगर इस केस में देखें अपने वाले, तो ये कौन सा था, S3 का बैक्टीरिया का, S3 बैक्टीरिया का क्या था, DNA था। और अंदर की तरफ क्रोमोसोम जो ये बैक्टीरियल सेल है, ये कौन सी, रेसिपिएंट सेल है, जो कि R2 की है। रेसिपिएंट सेल कौन सी है, R2 बैक्टीरिया की। तो इसके क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है, ये कहाँ जाकर फिट होता है,
जो इसके अंदर जो पहला तो स्टेप कौन सा हो गया था, बाइंडिंग वाला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस कौन सा हो गया, पेनिट्रेशन। और पेनिट्रेशन किसके द्वारा हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन और प्रोटीन चैनल के द्वारा। अभी अपन देखेंगे यहाँ पर कि प्रोटीन चैनल कैसे काम करता है। तो इस प्रोटीन चैनल के द्वारा क्या हो गया, ये अंदर पेनिट्रेट हो गया। अंदर पेनिट्रेट होने के बाद में तीसरा है स्टेप कौन सा, सिनेप्सिस। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डीएनए इसके मेन क्रोमोसोम के अंदर जो रेसिपिएंट सेल है, ग्राही कोशिका, उसके मेन क्रोमोसोम के अंदर जहाँ रेप्लिकेशन हो रहा होता है, जिस वक्त रेप्लिकेशन हो रहा होता है, उस रेप्लिकेशन के समय जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, उस फॉर्क में ये अपने होमोलोगस सेगमेंट की जगह पर जाकर जुड़ जाता है, ठीक है ना। अपने होमोलोगस जगह पर जाकर, अपने समान जो क्रम है उसके जगह पर जाकर जुड़ जाता है। और यहाँ पर कुछ एंजाइम जो करते हैं, इनको जो जिस जगह पर पेयरिंग नहीं हुई है उनको काट कर अलग कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ दो जो डीएनए आपस के अंदर दोनों स्ट्रैंड जो है होमोलोगस जगह पर आकर जगह होते हैं, जुड़ जाते हैं, एक समान जो क्रम है उन पर जाकर जुड़ जाएगा। और जहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है, उन पेयरिंग अनपेयर्ड हिस्सों को क्या करते हैं, डीएनए के द्वारा काट दिए जाते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काट दिए जाएंगे। और बाकी ये दोनों सीरेज जो है वो सीरेज लाइगेज एंजाइम के द्वारा वापस जोड़ दिए जाते हैं। तो अब अपने पास में क्या हो गया, यहाँ पर जो रेसिपिएंट सेल है, उस रेसिपिएंट सेल के डीएनए के अंदर एक क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पर डोनर सेल का डीएनए क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ऐसे डीएनए को अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोडुप्लेक्स। हेटेरोडुप्लेक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक सूत्र तो उसके अंदर कैसा है, R सेकेंड का यानी कि रेसिपिएंट का, और एक सूत्र कैसा है उस जगह पर S थर्ड का। और जब कभी भी इसकी कॉपी बनेगी, क्योंकि ये क्या हुआ, रेप्लिकेशन के दौरान हुआ, तो जब कभी भी इसकी कॉपी बनेगी तो उसके एक स्ट्रैंड से तो R सेकेंड की जैसी कॉपी बनेगी हूबहू, और दूसरे स्ट्रैंड से कैसी कॉपी बनेगी, S थर्ड के प्रकार के बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें कुछ सेगमेंट किसका था, S थर्ड के बैक्टीरिया के। और कौन सी जीन्स थी उसके मौजूद उसके अंदर, जिसके द्वारा कैप्सूल को बनाया जा सके। इसीलिए अपन देखते हैं कि जो मेन प्रयोग था इसका, ग्रिफिथ का, उसके अंदर उन्होंने देखा था कि मरे हुए चूहे की जब चौथे स्टेज में जो प्रयोग था, मरे हुए चूहे की जब ऑटोप्सी की गई, तब उन्होंने देखा था कि उसके अंदर दोनों तरह के बैक्टीरिया प्राप्त हुए थे इनको, S थर्ड और R सेकेंड। ये तभी संभव है जब रेप्लिकेशन के समय एक मूल स्ट्रैंड से तो क्या बनेगा, R सेकेंड प्रकार की कॉपी बनेगी, और दूसरे प्रकार की जो स्ट्रैंड था जिसके अंदर S थर्ड बैक्टीरिया का डीएनए इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, उससे कौन सी कॉपी बनेगी, S थर्ड प्रकार के बैक्टीरिया की कॉपी बनेगी। तो यहाँ अपन ने जो देखा कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस किसके द्वारा हो रहा है, पूरा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, ठीक है ना। और चूंकि बीएससी लेवल का अगर अपन देखें इसको और ज़्यादा मैकेनिज्म देखें तो वो एमएससी लेवल की होगी, इसलिए बीएससी लेवल तक का ये एक सफिशिएंट मैकेनिज्म है जिसको आसानी से अपन समझ सकते हैं। यहाँ अपन थोड़ा सा डिटेल में और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपन ने देखा पेनिट्रेशन जो था, अंदर की तरफ पेनिट्रेशन था, ये किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये बैक्टीरिया का एक सेल का पार्ट दे रखा है आपने, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, बाहर सेल वॉल है, और ये बाहर की तरफ बैक्टीरिया के बाहर की तरफ का है, ठीक है ना। और यहाँ देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं जिसको अपन कॉम्पिटेंट प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ इसको अपन जी प्रोटीन बोल रहे हैं, कॉम्पिटेंट जी प्रोटीन। ये एक्चुअल में सबसे पहले सेंस करते हैं कि बाहर की तरफ या बाहर के एनवायरनमेंट में कोई डीएनए है या नहीं, और इसके बाद में सिग्नल भेजते हैं, जिसकी सिग्नल की वजह से कई सारे दूसरे प्रोटीन जो अभी मुक्त अवस्था में पड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, असेंबल होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चैनल का निर्माण करते हैं। जैसे कॉम्पिटेंट जी ए प्रोटीन, कॉम्पिटेंट जी बी प्रोटीन, कॉम्पिटेंट ई सी प्रोटीन, इसी तरह से कॉम्पिटेंट ई ए प्रोटीन, ये सभी असेंबल होकर, और साथ में देखते हैं अपन पी आई ए प्रोटीन जो कि स्यूडोपिलिन या एक प्रकार का क्या पी आई प्रोटीन या पिलिन ए प्रोटीन जो है वो क्या बनाती है, एक प्रकार का कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, स्यूडो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कई सारी यूनिट से मिलकर बना है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, स्यूडो कॉलम बोल रहे हैं। तो ये जो कॉलम है वो एक्चुअल में क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है, किसको, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। बाहर की तरफ जो डीएनए मौजूद है उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सक्रिय प्रोसेस है। क्यों सक्रिय प्रोसेस है,
क्योंकि इस डीएनए को अपटेक करने के लिए क्या खर्च होता है, एटीपी खर्च होता है। जैसे यहाँ देखते हैं अपन कॉम्पिटेंट जीए प्रोटीन एक्टिवेट होता है किसके द्वारा, एक ओटीपी मॉलिक्यूल जो है वो एडीपी में बदलता है तब। इसी तरह से कॉम्पिटेंट ईसी प्रोटीन जो है वो फिर एक्टिवेट होता है कब, एटीपी के खर्च के द्वारा, एक एटीपी से एडीपी बनते वक्त। तो अपन देखते हैं कि बाहर जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये इस प्रोटीन चैनल के द्वारा क्या किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है अंदर की तरफ, और यहाँ अंदर की तरफ फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन जो है वो इसके एक स्ट्रैंड को चारों तरफ से घेर कर इसको फैसिलिटेट कहाँ तक करती है या ट्रांसपोर्ट कहाँ तक करती है, इसके मेन क्रोमोसोम तक ट्रांसपोर्ट करती है। और अंदर की तरफ फिर कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो इस पूरी मैकेनिज्म को या इस पूरे ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या करते हैं, इसको बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाकर मेन क्रोमोसोम के साथ में जोड़ते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बड़ी क्लासेस के अंदर आप जाओगे तो वहाँ देखोगे कि इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिक क्लास तक ये सफिशिएंट है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी लिख के आते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो इस टॉपिक को एक बार पुनः वापस ध्यान से देखना, बुक्स में पढ़ने की कोशिश करना। यहाँ पर सारे कलर डायग्राम बनाना भी संभव नहीं होता, ये डायग्राम आपको इंटरनेट पर या बुक्स के अंदर, जो हायर बुक्स है उसके अंदर कलर डायग्राम भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना वो होगा ट्रांसडक्शन के ऊपर।